आज की क्लास में हम समझने वाले हैं राजनीतिक कार्यकारिणी तथा नौकरशाही के बारे में। सबसे पहले आप ये शब्द क्या है? क्यों क्यों यूज़ किया गया राजनीतिक कार्यकारिणी और नौकरशाही? नौकरशाही जो होता है, आप लोगों को पता है नौकरशाही का मतलब है जैसे आप नौकरशाही की बात करोगे, तो वही दिमाग में एक छवि आती है, लाल बत्ती की, डीएम, एसडीएम यही तो आता है, पुलिस, इन सब की एक छवि आती है। राजनीति का जैसे हम नाम लेंगे तो आपको सफ़ेद कुर्ता पहने हुए नेताजी टोपी लगा के ये आएगा। तो अब यहाँ पे ये आपको समझना है कि जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका में क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही होते हैं? क्या लोक सेवा आयोग में जो भर्ती में जो चयन हो के आते हैं वही होते हैं? या फिर उसमें कुछ नेताओं का भी योगदान होता है? तो ये हम समझें और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों किस तरह से अलग-अलग एरिया में काम करते हैं या सेम एरिया में काम करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो, मैं समझा के पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। रटाना है तो रटने के लिए तो किताब में भी आप रट लोगे, लेकिन समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? जैसे सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है? तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को भी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को भी छोड़िए। अभी हम समझने वाले हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का क्या मतलब है कि जो इंप्लीमेंट करती है, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। नियम बनाने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। लेकिन कार्यपालिका का भी उसमें योगदान होगा क्योंकि कार्यपालिका ही मेन उसमें रहती है, काम में रहती है, ठीक है? तो कार्यपालिका भी अगर हम देखें तो कार्यपालिका 2 तरह की होगी। एक राजनीतिक कार्यकारिणी होंगी, जो राजनीतिक रूप से होंगी, और दूसरा होगा अस्थायी कार्यकारिणी, जिसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, और एक राजनीति पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है? जो क्या करते हैं? नीतियों को बनाते हैं और उसको लागू करवाते हैं, ठीक है? अब इन दोनों में थोड़ा हम अंतर समझें। तो कार्यपालिका के 2 प्रकार, राजनीतिक कार्यकारिणी और अस्थायी कार्यकारिणी, समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यकारिणी है, एक-एक करके समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ये क्या होती हैं? क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है ना, राजनीतिक कार्यकारिणी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है, क्या अर्थ है भाई? क्या समझते हो राजनीतिक कार्यकारिणी के शब्द से? कुछ तो होना चाहिए। तो जो राजनीतिक कार्यकारिणी वो व्यक्ति होते हैं, ठीक है? राजनीतिक कार्यकारिणी में वो व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा चुनकर उनके प्रतिनिधि बनकर आते हैं, ठीक है? जो जनता उनको चुनकर प्रतिनिधि बनाकर भेजती है। अब भेज तो दी, भेजने का मतलब ये थोड़ी है कि आप भेजने के बाद कहाँ गए? संसद में गए, चाहे विधानमंडल में गए, तो विधानमंडल में गए तो संसद सदस्य बन गए। लेकिन अब उसमें से कार्यकारिणी बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? कार्यपालिका का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी मंत्री परिषद का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रधानमंत्री होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, मंत्रीगण होंगे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, मुख्यमंत्री होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, राज्य मंत्री होंगे। अर्थात सिर्फ इतना समझो, ऐसा नहीं है कि जिसको भी जनता अपने लोकसभा चाहे जो विधानसभा है उससे चुनकर भेज दी और वहां चले गए और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मंत्री बनना पड़ेगा, ठीक है? मंत्रालय में रहना पड़ेगा, यानी जो मंत्री परिषद हैं उस मंत्री परिषद में आपको किसी न किसी चीज में सदस्य रहना पड़ेगा। या आपको प्रधानमंत्री रहो, या उप मुख्यमंत्री रहो, या मुख्यमंत्री रहो, या राज्य मंत्री रहो, मतलब किसी न किसी मंत्रालय में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई कि पहला तो चुना होना चाहिए, ठीक है? जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। दूसरा, मंत्री परिषद में होना चाहिए, किसी मंत्री में होना चाहिए, मंत्रालय में होना चाहिए, जो ठीक है। उसके बाद अब इनका काम क्या है? अब ये लोग देश की नीतियां बनाते हैं और शासन की दिशा तय करते हैं। समझ रहे हो? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का काम क्या होता है? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का काम होता है सरकार नीतियां बनाए लोगों के लिए, ठीक है? नियम बनाए, कानून बनाए, योजनाएं बनाए और उसे लागू करवाने का काम नहीं, सिर्फ बनाने का काम ये करते हैं महाशय। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये नीतियां बनाने का काम, देश को एक दिशा देने का काम करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, हालांकि बहुत डिबेट है कि उन्होंने कई सारी योजनाएं लाई, उस पर कई योजनाएं उनकी फेल हुई हैं, क्या हुई है, बहुत डिबेट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने लाया, स्किल इंडिया लाया, चाहे मेक इन इंडिया लाया, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया, जो भी लाया, अब ये सब योजना लाने का काम कौन किया? यही पॉलिटिकल कार्यकारिणी की, राजनीतिक कार्यकारिणी का काम यही होता है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये योजनाएं आ गई,
मान लो उज्ज्वला योजना आ गई, जनधन योजना आ गया, या स्किल इंडिया आ गया, या मेक इन इंडिया आ गया, इन्होंने नीति बना दी, ठीक है, या जीएसटी लागू हो गया, अब नीति बन गई। अब नीति को इंप्लीमेंट कराना है, लागू कराना है। अब लागू कराने का काम कौन करेगा? नौकरशाही करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब इसकी थोड़ी विशेषता देख लो कि राजनीतिक कार्यकारिणी की विशेषता क्या होती है। विशेषता पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है कि चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके बनते हैं, ठीक है। जो भाई चुन के जाएगा सदन में वही तो मंत्री बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? आप थोड़ी ना बन जाओगे, हम थोड़ी ना बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसका कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी होता है, 5 साल के लिए होते हैं, बदलते रहते हैं, अस्थायी होता है ना भाई। प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं होंगे, आज मोदी जी हैं, कल हो सकता है राहुल गांधी हो, या हो सकता है कोई और भी बन जाए। तो प्रधानमंत्री चाहे जो मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अस्थायी होते हैं, सरकार के बदलने पर ये बदल जाते हैं। तीसरा, ये प्रशासनिक नीतियां और निर्णय बनाते हैं। जो भी नीति बनेगी, ठीक है, और क्या बनना चाहिए, ये सारे निर्णय लेने का काम ये करते हैं। इनकी जो जवाबदेहिता होती है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इनका जो उत्तरदायित्व होता है, वो संसद, मान लो केंद्र सरकार है, मोदी जी है, या मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, अमित शाह जी है, जो भी है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरह से विधानसभा है, विधानसभा में जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, योगी सरकार चल रहा है, तो योगी जी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इनकी जवाबदेहिता संसद के प्रति, जो केंद्र सरकार में, केंद्र में होगा, और राज्य में जो होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और इनके पास क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग का पावर होता है। ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, नीति निर्माण का काम करते हैं। ये सारे काम, ये सारी जो विशेषता है किसकी है? राजनीतिक कार्यकारिणी की है, पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव की है। समझ में आ गया आप लोगों को? जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव होते हैं उनकी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप समझते हैं नौकरशाही। मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो सबसे पहले इसके शब्द की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है वो कैसे बना, इसके क्या मायने हैं, क्यों बना। तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो दो वाक्यों से लिया गया है, ठीक है, 2 शब्दों से लिया गया है, ठीक है, वाक्यों नहीं, 2 शब्दों से लिया गया है। इसके 2 भाग हम कर सकते हैं। पहले भाग में मान लो ब्यूरो आ जाएगा। जो ब्यूरो का जो मूल भाषा है ये फ्रेंच है। ब्यूरो का जो मूल भाषा है वो फ्रेंच है, और फ्रेंच में ब्यूरो को कहते हैं दफ्तर या कार्यालय। ब्यूरो का क्या मतलब हो जाएगा? फ्रेंच भाषा में अगर हम ब्यूरो कहते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा दफ्तर और कार्यालय हो। कि भाई दफ्तर जाता लड़का, दफ्तर हो गया या कार्यालय हो गया, हर सबका अपना अपना भाषा है, ठीक है। इसी तरह से अब इसके पीछे लगा दिया क्रेसी, ठीक है। क्रेसी यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा है, जो क्रेटोस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है शासन या शक्ति, रूल आर पावर। तो इसका मतलब हो गया दफ्तर की शक्ति या दफ्तर का पावर, ठीक है। यानी जो दफ्तर में बैठ के काम करना, लिखा पढ़ी वाला काम करना, यानी नीति जो भी बनी है, जो पॉलिटिकल लोग बनाते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, उन नीतियों को जमीन पे लागू करना उनका ही काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। तो इसका मतलब क्या हो गया? नौकरशाही शासन की वह व्यवस्था है, परिभाषा लिख लो, ब्यूरोक्रेसी शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी अधिकारी शासन के प्रमुख कार्यों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, ठीक है। जो आईएएस है, एसडीएम है, डीएम है, कलेक्टर है, ठीक है, डीजीपी है, एजीपी है, कमिश्नर है, ठीक है, एसपी है, डीएसपी है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब यही तो शासन व्यवस्था को ही तो चलाने का काम कर रहे हैं अपने अपने दफ्तर से। तो यही काम ब्यूरोक्रेट लोगों का है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ गए कि जो शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाने का काम करते हैं उन्हीं को नौकरशाही कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए मैक्स वेबर, समाजशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने नौकरशाही पर एक रिसर्च किया, ठीक है। नौकरशाही पे इनका बहुत अच्छा काम है। इसके बारे में आप आगे क्लास जब ग्रेजुएशन करोगे तो आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। तो मैक्स वेबर जो है, आप इनको कोट करके डाल सकते हो। मैक्स वेबर के अनुसार जो है ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो नौकरशाही है ना, उसमें जो नौकरशाही जो है एक प्रशासनिक प्रणाली है जो प्रशासन को चलाने का काम करती है। और ये जो प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें कार्य जो होते हैं निश्चित नियम में होते हैं। उनका एक नियम होगा, एक रूल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से काम हो रहा है, एक प्रोसीजर होगा कार्य करने का, ठीक है। जैसे मान लो आपको आधार कार्ड बनवाना है, तो आधार कार्ड बनाने का एक प्रोसीजर है कि आप पहले फॉर्म भरोगे, इस पोर्टल पे जाओगे, ऐसे भरोगे, फिर उसको ऐसे चेक होगा, फिर ऐसे वेरिफिकेशन होगा, फिर उस पे ऐसे साइन होगा, फिर ऐसे
ये चेक करके फिर इसमें आपको आधार कार्ड इशू करेगा, होगा ना? एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? इसी तरह से आपका पहचान पत्र बनना है या आपको बैंक अकाउंट खुलवाना या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी काम कराना है, तो हर एक चीज़ का जैसे मान लो आप ऐसा आप पे कोई केस हो गया तो उसका भी एक लॉ प्रोसीजर है। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ भी हो रहा है। उस प्रोसीजर के अंदर रहकर ही काम करना होगा। उसी को मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भी कार्य होगा उसके एक निश्चित नियम होंगे। दूसरा वो कहते हैं कि एक हायरार्की होगा। जो भी कार्य को करने वाला होगा वो हायरार्की में होगा। जैसे मान लो स्कूल का ही ले लो। स्कूल में मान लो कोई प्यून है। प्यून का काम टीचिंग का तो है नहीं। प्यून क्या करेगा? प्यून पानी पिलाएगा, ठीक है? कॉफी पिलाएगा टीचरों को। टीचर का काम पढ़ाने का है तो टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है? प्रिंसिपल का काम प्रशासन वो स्कूल की व्यवस्था देखना है तो वो काम करेंगे। माली का काम भाई फूल-वूल को देखना है, वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का एक हायरार्की होगा और उस हायरार्की के हिसाब से ही उसका काम भी निर्धारित होगा। इसका मतलब पदानुक्रम होगा, ठीक है? उसी के जैसे मान लो डीएम है, डीएम के नीचे एडीएम है, एडीएम के नीचे डीडीएम है, डीडीएम के नीचे ऐसे करके एसडीएम है, एसडीएम के नीचे तहसीलदार है, तहसीलदार के नीचे और भी कई सारे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से हायरार्की होता है और हर हायरार्की के अपने-अपने मतलब उसके कार्य निश्चित होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एसडीएम के कितने कार्य होंगे, कितने प्रांत के अंदर कार्य होंगे और क्या कार्य होंगे, वो निश्चित होगा उसका, ठीक है? ऐसे ही डीएम का क्या कार्य होगा, वो कितने एसडीएम को मिलाकर होगा और कितने एसडीएम उसके अंडर में होंगे, ये सारा चीज़ उसका निर्धारित होगा। इसी तरह से हर विभाग की बात कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर विभाग का इसी तरह से निर्धारित होता है कि कितने पद तक किसका क्या कार्य होगा और वो कार्य एकदम प्रोसीजर में होता है, ठीक है? निश्चित नियम के आधार पर होता है, ठीक है? तो ये मैक्स वेबर का मतलब मैक्स वेबर ने इस तरह से नौकरशाही को परिभाषित किया है कि जो भी प्रशासनिक प्रणाली है उसमें उसके निश्चित नियम होंगे कार्य के और पदानुक्रम होगा, हायरार्की होगी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता समझ लो कि क्या-क्या विशेषता बताते हैं नौकरशाही की मैक्स वेबर। सबसे पहले वो कहते हैं इस निश्चित नियमों पर आधारित प्रणाली होगी, जहां आपने यहीं पे परिभाषा में देख लिया, परिभाषा पढ़ लिया तो उनकी विशेषता भी पढ़ ली कि भाई निश्चित नियम पे आधारित प्रणाली होगी, हर चीज का एक निश्चित नियम होगा। जैसे लाइसेंस बनवाने जाना है आपको, लाइसेंस किससे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन टेस्ट ड्राइविंग लेगा, कौन फॉर्म भरवाएगा, कौन एग्जामिनेशन लेगा, कौन साइन करेगा, कौन डीएल इशू करेगा, क्या फीस होगी, सब निर्धारित होता है। हर चीज का एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, ठीक है? नियम होगा, उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। दूसरा, पदानुक्रम की व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति जो होगा उसके ऊपर कोई होगा, नीचे से अगर आप देखो तो हायरार्की होगी, पिरामिड की तरह होगा। कहने का मतलब आप समझ लो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा हायरार्की, ठीक है? यहाँ पे कई लोग होंगे काम करने वाले, ऐसे-ऐसे काम करने वाले होंगे और लास्ट में एक मुखिया होगा। प्रधानमंत्री को देख लो, मंत्रिमंडल का मेन कौन है? प्रधानमंत्री है। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्ट किसको करते हैं? प्रधानमंत्री को करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हायरार्की होता है, ठीक है? तो पदानुक्रम होगा, हर आदमी का एक पद होगा, उसी के हिसाब से उसके नियम होंगे, निश्चित नियम होंगे कि उसको क्या कार्य करना है और उसी के आधार पर वो काम करेगा। कार्य का विभाजन होगा, मैंने बताया ना कि कार्य का विभाजन होगा, कार्य निश्चित होंगे कि किसको क्या काम करना है, ठीक है? डिवीजन ऑफ वर्क होगा या सेपरेशन ऑफ वर्क होगा, ठीक है? योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी, किसकी क्या योग्यता होगी। जैसे मान लो यूपीएससी से जो चुन कर जाता है वो बनता है डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, बाद में स्टेट सेक्रेटरी पीएम में से पीएम में जाता है या क्या मंत्रालय में सेक्रेटरी बनता है, बड़े पोस्ट पे जाता है। यही स्टेट पीसीएस से जाएगा तो बहुत बनेगा, एसडीएम बन जाएगा, एडीएम बन जाएगा, डीडीएम बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह से एसएससी से जाएगा तो क्या वो कभी डीएम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, उसकी मेरिट के आधार पर, उसकी कौशल के आधार पर उसकी क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक है? उसके बाद में आप देखो तटस्थता और निष्पक्षता, ये जितने होंगे ये तटस्थ होंगे और निष्पक्ष होंगे। इनका काम सिर्फ क्या होगा, जो भी सरकार ने, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने नीति बनाई है, जो भी नियम बनाया है, जो भी योजना बनाई है, उसे निष्पक्ष रूप से क्या करना है, लागू कराना है, जनता में उसे इंप्लीमेंट करवाने का काम करना है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई तुम क्या नाम है, तुम अदर कास्ट के हो तो हम तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, तुम मुसलमान हो तो हम तुमको राशन नहीं देंगे या राशन कार्ड नहीं बनाएंगे, तुम ये हो तो तुमको जमीन पे वो नहीं करेंगे, तुम्हारा केस नहीं लिखेंगे, मान लो कोई पुलिस वाला कह दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, नौकरशाही होंगे, वो तटस्थ होंगे, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, ठीक है? स्थायित्व इनकी जो, जैसे मान लो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थायित्व होता है इनमें। सरकारें आती जाती रहें, सरकार बदलती रहें, लेकिन प्रशासन का काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है? ये सरकार आए जाए, ये स्थायित्व रूप से बनी रहती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सरकार बदल गया तो जो अधिकारी हैं वो भी बदल जाएंगे।
अधिकारी वही रहेंगे, भले उनका ट्रांसफर हो जाए, पोस्ट चेंज मतलब इधर से उधर से हो, लेकिन पोस्ट तो वही होगा, उस पर कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा और उसी योग्यता का व्यक्ति आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आ जाएगा, उसी योग्यता का व्यक्ति आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्थायित्व होता है प्रशासन में। सरकार नहीं चल रही तो क्या आपका आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा? अगर मान लो सरकार नहीं है, इलेक्शन का चुनाव चला, तो क्या आपका प्रशासनिक काम नहीं होगा? होता ही है। ट्रेनें चलती हैं, रेलें चलती हैं, जहाजें चलती हैं, सब कुछ तो चलता ही है, प्रशासन का काम तो होता ही रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि इसमें स्थायित्व होती है, इनका चलाने का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम किसके पास है? नौकरशाहियों के पास है, ठीक है। तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्षता मतलब एक कौशलपूर्ण होते हैं, कैसे लागू करना है, कैसे चलाना है, इसका एक्सपीरियंस होता है इनके पास, तकनीकी रूप से ये दक्ष होते हैं। और ये सारे काम, जितने काम होंगे उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसका एक दस्तावेज रखा जाएगा, ठीक है। उसका जो भी जितना काम होगा उस सब का रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है, रिटन रिकॉर्ड रखना इनका काम होता है। तो ये सब किसके विशेषताएं हैं? नौकरशाही की विशेषताएं हैं मैक्स वेबर के अनुसार। कभी क्वेश्चन आ जाए, इतना आप लिख दोगे, आपका